हेलो बच्चों, मैं अमीप्रा पार्वती बेन आपका हीरपरा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हमारे पाठ का विषय है महाकवि कालिदास। इस कृति के लेखक है नरपत बारहट हडवेचा। बच्चों, हम पहले हडवेचा सर का परिचय ले तो राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। उपाधि यानी डिग्री, उसने एमए बीएड किया है। नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उसकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने में प्रयत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियां आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नरपत जी ने हमारे देश के जो महापुरुष है, क्रांतिकारी है और बड़े बड़े नेता है, उसके जीवन के बारे में जीवनी लिखी है और लगभग 60 भारत के प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र उसने अंकित किया है। इस कृति से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू यानी कि मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे देश में जो महाकवि हुए हैं उसमें कालिदास का नाम है वो महत्वपूर्ण है। हमारा संस्कृत साहित्य है उसमें कालिदास एक सिरमौर साहित्यकार है। साहित्यकार इसलिए मैं कहती हूँ कि उसने काव्य भी लिखे हैं और गद्य रचनाएं भी की है। तो इस पाठ में हम महाकवि कालिदास का परिचय लेंगे। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। बहुत बड़े साहित्यकार होने की वजह भी हम ये नहीं जानते कि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ उसका बचपन बीता। जो कुछ साहित्यिक पुरावे हैं या तो विरासत है, उसके बारे में हम कालिदास से कुछ ले सकते हैं। हर्ष चरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। बाण भट्ट नामक संस्कृत के एक महाकवि हुए हैं और उसने हर्षचरित नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। उसमें उसने उल्लेख किया है कि कालिदास है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया है। विक्रम यानी विक्रमादित्य, जिससे विक्रम संवत चलता है, वो राजा माना जाता है कि महाकवि कालिदास विक्रम राजा के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और उसका उल्लेख कालिदास ने स्वयं अपने एक ग्रंथ में किया है। यह कौन सा विक्रम है, यह बात का अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, क्योंकि भारतवर्ष में 3 या 4 विक्रम हुए हैं, बहुत बड़े राजा हुए हैं। तो विक्रम पहला था या दूसरा था या तीसरा, किसके दरबार में कालिदास कवि थे, उसका पूरी तरह से अभी पता नहीं चला है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। बहुत सारी कथाएं संस्कृत में भी आपने पढ़ी होगी कि किस प्रकार से राजा विक्रम को कालिदास के न होने का समाचार मिलता है और वो किस प्रकार से व्यथित हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी लोकोक्तियां हैं, वो हमें जानने को मिलती है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उसकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे कालिदास का जन्म और उसका परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उसका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है।
और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। बच्चों, महाकवि कालिदास ने एक बहुत सुंदर रचना की है और वो है मेघदूत। मेघदूत में एक विरहिणी यक्ष है और वो अपनी प्रीतमा को याद करता है और मेघ के द्वारा उसको संदेश भेजता है। तो उसमें उसने अपना जो जन्म स्थान है वो आज का उज्जैन, उसका विशेष वर्णन किया है और उस पर से माना जाता है कि शायद कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ हो। उज्जैन में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहां की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, यानी कि उसको स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि विक्रमादित्य राजा बहुत अच्छे थे और अपनी प्रजा को सभी तरह से सुखी रखते थे। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया है। हमारा जो हिंदू पंचांग है उसमें विक्रम संवत आता है। आजकल हम अंग्रेजी पंचांग के अनुसार जीते हैं ईस्वी सन के आधार पर, इसलिए हमें पता नहीं है। लेकिन राजा विक्रमादित्य के राज्य से, यानी कि उसकी जन्म तिथि से हमारा विक्रम संवत है वो चलता है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उसके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगम के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। संस्कृत है वो पहले प्राकृत भाषा थी और राजा विक्रमादित्य के समय से आज की जो आधुनिक संस्कृत है उसका उद्भव हुआ है। और राजा विक्रमादित्य स्वयं एक बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार थे। उसने अपने राज्य में बहुत बड़े साहित्यकारों को, कलाकारों को और सभी को रखा था और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी थी, इसलिए तभी से यह साहित्य का युग है वो आरंभ हुआ। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे, यानी कि वो बचपन में पढ़े लिखे नहीं थे, युवा हो गए तभी भी वो निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार वहां पर से बहुत सारे पंडित गुजरे तो उसने एक युवक को देखा। वो युवक क्या कर रहा था, तो वो युवक ऐसा कर रहा था कि जिस डाल पर वो बैठा था उसी पेड़ की डाल को वो काट रहा था और बाद में उसे पंडित ले गए। क्या हुआ हम आगे पढ़ेंगे। उन दिनों शारदानंद नामक एक राजा थे। उसकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। युवती थी सुंदर, थी गुणी, थी बहुत होशियार, लेकिन उसको अभिमान था। घमंड, घमंड यानी अभिमान किसका था कि अपने पास इतना सारा गुण है, रूप है, ज्ञान है, उसका उसको घमंड था। और घमंड बच्चों किसी बात का नहीं करना चाहिए। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। पहले के जमाने में ऐसे ही विवाह होते थे, जैसे आपने महाभारत और रामायण में देखा कि किस प्रकार द्रौपदी का और सीता का विवाह हुआ। तो ये विद्योत्तमा है वो भी एक प्रतिज्ञा रखती है कि जो युवक मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची, वहां वहां से विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। यानी कि उसके राज्य नहीं, दूसरे राज्य के भी बड़े बड़े विद्वान विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आते हैं, लेकिन विद्योत्तमा से हार जाते हैं। और एक स्त्री से हार जाते हैं, इसलिए सभी को ग्लानि यानी कि दुख होता है।
विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। देखिए, आज के ज़माने में नहीं, पहले के ज़माने में भी ऐसा ही था। कोई स्त्री है वो पुरुष से आगे बढ़ जाए ज्ञान में या किसी बात में तो पुरुषों को अच्छा नहीं लगता था। तो विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए ये सब पंडित क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि चलो किसी मूर्ख को इसके साथ उसकी शादी की जाए तो हम उसका बदला ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वो युवक कौन था? तो हमारा हीरो कालिदास था। क्योंकि वो क्या कर रहा था, वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। युवा हो गया था लेकिन उसमें जरा भी अकल नहीं थी। वो क्या कर रहा था कि एक पेड़ की डाल जिस पर वो बैठा था उसे ही काट रहा था। बच्चों, वो काट दे तो क्या हुए, नीचे गिर जाए ना। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। राजी हो गया। वो पंडितों के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि ऐसा मूर्ख युवक किसी के साथ जाने के लिए राजी भी नहीं होता, लेकिन किसी तरह समझा बुझा कर अपने साथ आने के लिए उसे राजी कर देते हैं। पंडितों ने इस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहां कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बनकर रहेगा, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो विद्योत्तमा जान जाएगी कि इसमें तो कुछ नहीं है। उसमें NaCl यानी कि नमक है ही नहीं, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उसके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है, शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेगी, क्योंकि वो बोलेगा तो विद्योत्तमा सब कुछ जान जाएगी, ऐसा डर था पंडितों को। इसलिए वो कहते हैं कि ये आपको मौन भाषा में, संकेतों में ही आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न का उत्तर हमारे गुरुजी का कहना के ईश्वर और जीव दो है। यानी कि विद्योत्तमा कहती है कि ईश्वर एक है, लेकिन पंडित समझाते हैं कि ईश्वर दो है, एक ईश्वर है और एक जीव है, यानी कि आत्मा ही परमात्मा है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने पांचों उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है और अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक के सामने अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। देखिए, नसीब में जो होता है वो होकर ही रहता है। विद्योत्तमा ने चाहा था कि मेरा पति बहुत होशियार हो, गुणवान हो, शास्त्रार्थ में मुझे हरा दे ऐसा हो, लेकिन यहाँ बेचारी विद्योत्तमा की शादी एक मूर्ख लड़के के साथ हो जाती है। एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोला, ऊंट ऊंट। देखिए बच्चों, एक दिन क्या होता है कि कालिदास और विद्योत्तमा महल में थे। कालिदास बोलते तो नहीं थे, लेकिन एक दिन वहां से ऊंट निकला तो वो अपना मौन व्रत भूल गए और बोलने लगे कि ऊंट ऊंट।
उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। विद्योत्तमा समझ गई कि मैं जिसे बहुत बुद्धिशाली मानती थी, होशियार समझती थी, वो तो बहुत मूर्ख है और वो कालिदास को अपने महल से निकाल देती है और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे कालिदास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों, विद्योत्तमा जब उसको घर से निकाल देती है तो कालिदास जंगल में चले जाते हैं। उसे अब समझ में आता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो माँ काली की उपासना करते हैं और बाद में वो बहुत बड़े साहित्यकार बन जाते हैं और इसलिए काली की उपासना करने से उसका नाम कालिदास पड़ता है। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त करके वह फिर से विद्युत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही, यानी कि अनावृत कपाट द्वार देही, यानी कि आप ये दरवाजा है वो मेरे लिए खोल दीजिए। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग्विशेष। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। उसने 3 महाकाव्य लिखे हैं। पहला है मेघदूत, दूसरा है रघुवंश और तीसरा है कुमार संभवम। कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म की बात है, मेघदूत में मेघ का संदेश है और रघुवंश भगवान राम के पूरे रघुवंश का वर्णन उसमें पाया जाता है। विद्योत्तमा को जब उसके पति पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उसके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन का अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। उपमा अलंकार, अगर आप संस्कृत में बड़े विद्वान बनोगे तो उपमा अलंकार के लिए आपको कालिदास की कृति को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसने जितनी उपमाएं दी है वैसी विश्व में किसी ने नहीं दी है। उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उसके 3 नाटक है, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतल और तीसरा है, मैं आगे बताऊंगी आपको, तीसरा नाटक। उसमें सभी राजाओं के ही पात्र है और उसमें बताया गया है कि प्रजा है उसका शासक, राजा नहीं उसका रक्षक है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। उसमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविका अग्निमित्र, मैंने बताया ना, 2 आगे बताइए, तीसरा ये है मालविका अग्निमित्र। कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक है और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय, कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। उर्वशी है वो स्वर्ग की अप्सरा है और पुरुरवा है वो पृथ्वी के राजा है। दोनों के बीच प्रेम होता है और आगे क्या होता है आप नाटक में पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर कथा है उसमें। कुमार संभव
का काव्य है उसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। देवों और दानवों के बीच में युद्ध होता है। तारकासुर है वो देवों को मारता है, लेकिन उसको मारने के लिए एक वरदान मिला था कि भगवान शिव और पार्वती का जो पुत्र है वही उसको मार सकेगा। तो कार्तिकेय का जन्म होता है और लगभग 6 महीने के कार्तिकेय है वो देवों के सेनापति बनते हैं, वो तारकासुर का वध करते हैं। ये कथा कुमार संभव में है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। एक यक्ष है, उसको स्वर्ग में से कोई सजा मिली है और वो पृथ्वी पर रहता है और उसकी पत्नी है वो कुबेर की नगरी अलकापुरी में रहती है। तो पृथ्वी से लेकर अलकापुरी तक का जो मार्ग है उसका वर्णन कवि ने ये मेघदूतम काव्य में किया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ ये वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उसके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। रघुवंश यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का वंश। उसकी शुरुआत है वो राजा दिलीप से होती है। उसमें दशरथ राजा है, शिबी राजा है, राम है, उसके दोनों पुत्र लव और कुश है, और उसके बाद जो पूरा उसका वंश है उसका चित्रण कवि ने रघुवंशम महाकाव्य में किया है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। हमारे देश का नाम भारत शकुंतला के पुत्र भरत से पड़ा है। उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला है उसकी प्रेम कहानी है। यह उसका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास का आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उसकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। यानी कि हम कहेंगे कि कालिदास जैसा कवि पहले कभी नहीं हुआ था और बाद में भी नहीं होगा। चलिए, बस इतना ही।